नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, आज हम फिजिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हीट या फिर ऊष्मा, इसके टॉप 50 प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके हर एक एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, रिपीटेड प्रश्न हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आपको फिजिक्स की ये सीरीज़ पसंद आ रही है, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तभी मुझे पता लगता है कि आप किस प्रकार के टॉपिक्स को यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं। तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हर एक प्रश्न का अगर आपको रिप्लाई कमेंट सेक्शन में करना है तो आप कर सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा। आप कमेंट करते हुए चलेंगे तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको आपकी तैयारी के बारे में पता लगेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। वस्तुओं को गर्म करने पर उसके अणुओं के अंदर क्या गति होती है? देखो दोस्तों, जब वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके अंदर उपस्थित जो अणु हैं उसकी जो चाल है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी कि जब किसी भी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके अंदर उपस्थित अणुओं की जो चाल है वो बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की, दोस्तों जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, और जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? उसके अणुओं की चाल घट जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। दोस्तों, यह प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? यह प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले दिया था रमफोर्ड ने। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। जो जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उनको मैं अलग से बताता हुआ चलूंगा, जिससे कि आप उन प्रश्नों पर ज्यादा फोकस कर पाएं। दोस्तों, फिजिक्स की सीरीज के अंदर हम फिजिक्स के टॉप मोस्ट एमसीक्यूज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अगर ये सीरीज आपको पसंद आती है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका प्यार, आपका सपोर्ट जो है इस वीडियो को जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब मेहनत, देखो, आप लोगों के लिए जब भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में लेकर आता हूं तो उसके पीछे बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो छुपी होती हैं, बहुत सारी मेहनत आप लोगों के लिए छुपी होती है। मेरा मन भी करता है, जब आप वीडियो को पसंद करते हैं, जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, तो मेरा मन करता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स आप लोगों के लिए लाए जाएं जो कि आप लोग बहुत कम पढ़ते हैं, जिनके ऊपर आपको डर लगता है। तो ऐसे ही टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। आप लोगों के लिए फिजिक्स की 1000 क्वेश्चन की सीरीज को भी हम जल्द ही आप लोगों के सामने लेकर आएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न है, ऊष्मा की जो एसआई मात्रक है वो क्या है? दोस्तों, ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल। ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? दोस्तों, कौन है जो ऊष्मा का मात्रक नहीं है? यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आता है, तो मैं आपको बता देता हूं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डिग्री सेल्सियस। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि कैलोरी है, किलो कैलोरी है और जूल भी है, लेकिन डिग्री सेल्सियस जो है वो नहीं है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताप का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों, ताप का जो एसआई मात्रक है वो है केल्विन। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिएगा इसे भी। अगला प्रश्न है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का जो मान होता है दोस्तों, वो क्या होता है? देखिए दोस्तों, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का जो मान होता है वो होता है 4.2 × 10⁻³ जूल। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों के सामने हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा अलग से, अगर आपको ये याद नहीं है तो।
अगला प्रश्न है, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होता है। दोस्तों कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जब हम शादी पार्टीज के अंदर बर्फ लाते हैं तो हम बर्फ की सिल्लियों के ऊपर सिल्ली रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दाब बढ़ाना होता है। जब दाब बढ़ जाता है तो उसका गलनांक क्या होता है दोस्तों? वो हो जाता है, घट जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्रव्य तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो द्रव्य की अपेक्षा जो गैस है वो अधिक क्या होती है? प्रसारित होती है, यहां पर प्रसार कर सकती है, फैल सकती है ना। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या होगा? बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये प्रश्न भी आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ताप युग्म तापमापी जिसे हम कहते हैं थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों ताप युग्म तापमापी जो है ये कार्य करती है सीबेक के प्रभाव पर। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अत्यधिक ऊंचे तापों को की जो माप है वो की जाती है जब दोस्तों ज्यादा ताप बढ़ता है तो उसके लिए जो हम तापमापी यूज में लेते हैं दोस्तों उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इसका नाम है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी यानी कि टोटल रेडिएशन पायरोमीटर जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों ये करता है यहां पर, ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टीफन के नियम पर। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, दूर की जो वस्तुएं हैं जैसे कि सूर्य, उसको ताप जो है उसका जो ताप होता है वो किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है। दोस्तों सूर्य का जो ताप है वो बेसिकली जिस तापमापी से मापा जाता है उसका नाम है प्लेटिनम नहीं आएगा, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी के द्वारा। क्योंकि जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, अभी हमने ऊपर भी ये क्वेश्चन किया था, यहां पर अत्यधिक ऊंचे तापों की जो माप है वो किससे की जाती है? ठीक है, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से। और पूर्ण विकिरण उत्तापमापी जो है वो यहां पर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टीफन के नियम पर। तो वैसे ही अगर हम यहां पर बात करें सूर्य के जो ताप है वो किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है, तो ये पूर्ण विकिरण उत्तापमापी के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही रेगुलर वीडियोस आप लोगों के लिए आते रहें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि तभी एक मोटिवेशन बना रहता है। मुझे लगता है कि आप वीडियो पसंद कर रहे हैं, कि कोई इंतज़ार कर रहा होगा वीडियो का, तो इसीलिए जो वीडियो है वो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। शेयर कीजिए मत कीजिए, लेकिन लाइक तो आप कर ही सकते हैं। इतना तो आप कर ही सकते हैं कि लाइक कीजिएगा वीडियो को। मैं आपसे ज़्यादा नहीं मांगूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगना चाहिए कि कोई वीडियो का इंतजार कर रहा है, तभी तो एक डालने का सोचो। आप अगर मान लीजिए कोई इंतजार ही नहीं करेगा तो फिर मैं डालूंगा किसके लिए। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी के द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है। ऐसा क्यों है दोस्तों? दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्कोहल की जो द्रव्यांक है वो यहां पर निम्नतर होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर जो ए है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम जो है वो नापा जा सकता है। दोस्तों विकिरण पायरोमीटर से बेसिकली 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान जो है यहां पर तापक्रम जो है वो मापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो डी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, थर्मोकपल यानी कि ताप युग्मक बनाया जाता है।
दोस्तों ये बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, दो असदृश्य धातुओं से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, सूर्य का जो ताप होता है ये मापा जाता है। दोस्तों ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं और ये वापस आया है, इसका मतलब है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूर्य का जो ताप है दोस्तों, मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, ये पायरोमीटर तापमापी के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम अलग से वीडियोस के अंदर कवर करेंगे, तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं आपको आंसर, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराए जाएं और हम न्यूमेरिकल्स जो हैं वो अलग से वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, यानी कि F-32/9 = C/S। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जब पानी उबलने लगता है, और हिमांक यानी कि फ्रीजन पॉइंट यानी कि जब पानी जमने लगता है, तो उसका क्रम क्या है। देखिए दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है और फ्रीजन पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों, और काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप जो है वो क्या है। दोस्तों ताप के सेल्सियस पैमाने की बात की जाए, और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य जो ताप होता है दोस्तों, ये होता है डी ऑप्शन, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर जो डी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, केल्विन मान से मानव शरीर का जो तापमान होता है वो कितना है। दोस्तों अगर हम केल्विन माप के अंदर मानव शरीर के तापमान, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो ये होता है 310, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 310 डिग्री केल्विन। अगला प्रश्न है, कितने तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमानों में एक ही, तापमापियों में एक ही होगा। तो दोस्तों ये होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि -40 डिग्री पर, यानी कि जब -40 डिग्री तापमापियों के अंदर होगा तो सेल्सियस भी इक्वल टू होगा किसके, फ़ारेनहाइट्स के। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूनतम संभव ताप क्या है। दोस्तों न्यूनतम संभव ताप की बात करें तो यह होता है ऑप्शन नंबर ए -273 केल्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24वें नंबर का, सेल्सियस पैमाने पर, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर है। अगर हम यहां पर सेल्सियस पैमाने की बात करें तो 0 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है वो कितने डिग्री के बराबर है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा 32 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का जो तापमान है ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होता है दोस्तों सेल्सियस स्केल की बात करें तो ये सेल्सियस स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलता है 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, ये जो सीरीज मैंने चलाई है ये पसंद आ रही होगी आप लोगों को। अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी को जो ताप होता है वो यहां पर क्या होता है। उबलते पानी का जो ताप होता है दोस्तों फ़ारेनहाइट की अगर हम बात करें तो ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो दोस्तों ये होता है आप लोगों के लिए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर
ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी हमने एग्जैक्ट बताया है, यहाँ पर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो आप लोगों के लिए होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। कहीं पर एग्जैक्ट लिखा हुआ आता है, कहीं पर नहीं लिखा हुआ आता है ना। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है दोस्तों? दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य के जो बॉडी टेम्परेचर होता है ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहां पर, किस ताप पर फ़ारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक सेल्सियस तापमापी के पाठ्यांक का दुगना होगा? दोस्तों ये देखो प्रश्न है ना, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो यही गलती कर देते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, ये होता है 160 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को कि क्या बोल रहा है, इसके अकॉर्डिंग ही आप अपना आंसर जो है वो दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या है? दोस्तों जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो उसके अंदर जो है वो टूट जाता है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि अचानक ही गिलास जो है ये विस्तारित हो जाते हैं, तो इसीलिए जो कांच है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? दोस्तों पानी का जो घनत्व होता है ये किस ताप पर अधिकतम होता है? तो याद रखिएगा ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्टी 32वें नंबर का प्रश्न है, जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो उसका आयतन, दोस्तों उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है? याद रखिएगा उसका आयतन जो है ये पहले घटता है और फिर बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इसे आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट की सीरीज में डाल लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बार आता है और एग्जाम में बहुत गलत किया जाता है, तो इसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट की सीरीज में डाल लीजिएगा। अगला प्रश्न है, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतया गर्मियों में क्यों फटते हैं? उसका रीज़न क्या है कि जो साइकिल के जो, या फिर साइकिल मान लीजिए या फिर ट्रक मान लीजिए, क्योंकि जब आप देखेंगे कि गर्मियों के अंदर गाड़ी ट्रक है उनको लगातार नहीं चलाया जाता, उनको बीच बीच में ब्रेक किया जाता है, उनको ठंडा किया जाता है। उसका रीज़न है कि गर्मियों के कारण ट्यूब की जो हवा होती है वो फैल जाती है तथा ट्यूब जो है वो क्या हो जाता है, फट जाता है, इसीलिए उनको क्या किया जाता है, टायरों को ठंडा किया जाता है। अगला प्रश्न है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई जो है वो बढ़ जाती है, परंतु उसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो याद रखिएगा अव्यवस्थित होती है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु को गर्म किया जाता है तो कोटर जो है उसका आयतन, दोस्तों उसके आयतन पर, उसका जो आयतन है वो क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका आयतन बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अत्यधिक शीतल ऋतु में पहाड़ियों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, उसका कारण क्या है दोस्तों? दोस्तों उसका कारण जो है यहां पर वो है, पाइपों में पानी जमने पर यहां पर फैल जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, 2 रेल पटरियों के मध्य में जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? और दोस्तों ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है खासकर रेलवे एग्जाम्स के लिए, तो याद रखिएगा ये जो है वो इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडी करने पर सिकुड़ती है, तभी तो हम तार को भी क्या करते हैं, थोड़ा सा ढीला छोड़ते हैं दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है, झील के अंततः स्तर पर
में जो जल का जो तापमान है वो क्या होता है, यानी कि जब जब आप जल के अंदर उतरेंगे झील के अंदर, तब उसका जो तापमान होता है वो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा 4 डिग्री यानी कि नॉर्मल, याद रखिएगा ये चीज़। जब, क्योंकि आप लोगों को पता है जो झील का ऊपर के जो सतह है वहीं पर बर्फ जमती है, ना कि नीचे जमती है ना, तो नीचे का जो पानी होता है वो तो 4 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा, यानी कि नॉर्मल पर ही रहेगा। अगला प्रश्न है, शीतकाल में जब झील की ऊपर की सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जो हैं जीवित रहते हैं, क्योंकि हाँ देखिए ये क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है कि जो झील का जो पानी है, ऊपर का जो पानी है, वहां पर अगर मान लीजिए बर्फ जम भी जाती है ना, तो भी नीचे जो मछलियां हैं, जो जीव होते हैं, जलीय जीव, वो फिर भी यहाँ पर जीवित रहते हैं। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन होता है कि नीचे का जो पानी का स्तर होता है वो क्या होता है, यहाँ पर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पर पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक होता है, पर सबसे अधिक होता है, सबसे बर्फ जो है यहाँ पर उसके ऊपरी सतह के नीचे वाले पानी में रहती है ना। बर्फ तो है वो ऊपरी सतह पर रहती है, और जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं यहाँ पर, जो वाटर एनिमल्स होते हैं वो नीचे रहते हैं, है ना, जलीय जंतु। अगला प्रश्न है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थों के अणु एक साथ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? दोस्तों ये चालन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो विधि कौन सी है, चालन विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्रव्यों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा होता है? दोस्तों ये होता है संवहन विधि के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। केतली में पानी गर्म होता है दोस्तों केतली के अंदर जो पानी गर्म होता है वो संवहन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? दोस्तों ये जो संचार माध्यम होता है ये है विकिरण संचार माध्यम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? दोस्तों माध्यम आवश्यक नहीं है कि अगर हम बात करें तो यह है विकिरण माध्यम आवश्यक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? दोस्तों ऊष्मा का सबसे अच्छा जो चालक होता है ये होता है चांदी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा दोस्तों चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है दोस्तों बोलोमीटर जो है बेसिकली वो ऊष्मीय विकिरणता को मापता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का जो दरवाज़ा है ये खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप, दोस्तों जो रेफ्रिजरेटर, जब यहाँ पर अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें तो कमरे में जो रेफ्रिजरेटर रखा होता है अगर उसको खोल दिया जाता है, उसका दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का जो ताप होता है दोस्तों ये बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, एक टेबल पंखे को बंद कर कमरे में चलाने पर कमरे की हवा गर्म होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता, दोस्तों उसकी जो ताप चालकता होती है वो कम होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो दोस्तों ये है
समुद्र का जल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। आप लोगों के लिए डेली 3 क्लासेज अभी रेगुलर आ रही हैं, साइंस, करंट अफेयर्स और आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज जो जीके है उसकी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर आपको ये पसंद आते हैं तो उन्हें अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद।